हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय चैनल कंपटीशन वर्ल्ड। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूपीपीएससी जीआईसी एग्ज़ामिनेशन के बारे में। जैसा कि हम जानते हैं कि यूपीपीएससी जीआईसी का फॉर्म फिलअप हो चुका है और इसका एग्ज़ाम डेट भी हमारे सामने आ गया है। ये एग्ज़ाम दो पार्ट में लिया जाएगा। सबसे पहले तो प्री लिया जाएगा जिसकी की डेट 20 जून 2021 को जिसका कि एग्ज़ाम होगा, और इसमें जो भी कैंडिडेट्स क्वालिफाई करेंगे वो फिर आगे मेंस का एग्ज़ाम देंगे। इसके बाद में वहाँ पर जो भी कैंडिडेट्स वहाँ पर क्वालिफाई होंगे वो फिर इंटरव्यू के लिए आगे जाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम प्री के बारे में डिस्कस करेंगे क्योंकि अभी प्री का एग्ज़ाम हमारा आने वाला है। और जैसा कि यहाँ पर थोड़ा सा चेंज किया गया है सिलेबस में, पहले की तरह ही है, थोड़ा बहुत चेंजेस किए गए हैं। जैसे यहाँ पर हम देखते हैं कि जो एग्ज़ाम होगा, प्री का जो एग्ज़ाम लिया जाएगा जीआईसी लेक्चररशिप के लिए, वो पेपर दो पार्ट में डिवाइडेड होगा। फर्स्ट पार्ट में जीएस पोर्शन होगा जिससे कि आपके 40 क्वेश्चंस होंगे, जिसमें कि आपकी जनरल हिस्ट्री, जनरल ज्योग्राफी, जनरल साइंस, करंट अफेयर्स, कॉन्स्टिट्यूशन, इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चंस होंगे। और आपका जो सेकेंड पोर्शन होगा पेपर का, उसमें आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। यहाँ पर आपके जीएस पार्ट से 40 क्वेश्चंस होंगे और आपके ऑप्शनल जो सब्जेक्ट होगा वहाँ से आपके 80 क्वेश्चंस बनेंगे। तो यहाँ पर ऑप्शनल सब्जेक्ट पर आपको ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है, लेकिन जीएस पार्ट को भी आप इग्नोर नहीं कर सकते। वहाँ पर भी 40 क्वेश्चंस में से अगर आपने 25 क्वेश्चंस को भी अगर क्लियर कर लिया तो फिर आपके एग्ज़ाम को क्लियर करने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। इसके बाद में यहाँ हम देखते हैं कि टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चन यहाँ पर 120 होगा। टोटल 120 क्वेश्चंस होंगे। 80 क्वेश्चंस आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट के होंगे और 40 क्वेश्चन आपके जीएस के होंगे, जो कि सबके लिए कॉमन होगा। इसके बाद में इस एग्ज़ाम के लिए जो टाइम ड्यूरेशन रखा गया है वो है 120 मिनट्स का, मीन्स आपका 2 आवर का एग्ज़ाम लिया जाएगा। टोटल मार्क्स इसमें आपके 300 मार्क्स का एग्ज़ाम आपका होगा। यहाँ पर आज की इस वीडियो में हम प्रीवियस पेपर्स के बारे में सॉल्व करेंगे। जीआईसी के जो पहले प्रीवियस में एग्ज़ामिनेशन हो चुके हैं वहाँ पर जो प्रीवियस क्वेश्चंस पूछे गए थे उसी सीरीज़ पर यहाँ पर मैं वीडियो बनाऊंगी। एक एक सीरीज़, हर एक वीडियो में एक एक प्रीवियस पेपर को हम डिस्कस करेंगे। सिर्फ जीआईसी ही नहीं, आगे जीआईडी के लिए भी मैं वीडियोस लाऊंगी प्रीवियस पेपर पर। नेट के भी प्रीवियस पेपर्स को यहाँ पर अपलोड किया जाएगा। और जैसा कि आप जानते हैं कि ये मेरा सेकंड चैनल है। मेरा फर्स्ट चैनल है साइकोलॉजी वर्ल्ड। जो भी साइकोलॉजी के बच्चे हैं वहाँ पर मेरे साइकोलॉजी वर्ल्ड चैनल को सब्सक्राइब करके वहाँ से बेनिफिट ले सकते हैं। वहाँ पर साइकोलॉजी के बहुत सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे। वहाँ पर मैंने नेट की तैयारी करा रही हूँ। वहाँ पर हमारा सेकेंड यूनिट तक कंप्लीट हो चुका है, तो वहाँ से आप साइकोलॉजी के लिए भी तैयारी कर सकते हैं। आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 को डिस्कस करते हैं। ये जो पेपर है ये मैं डिस्कस कर रही हूँ 2017 में ये एग्ज़ाम लिया गया था। 2017 में ये फॉर्म भरा गया था। एग्ज़ामिनेशन 23 सितंबर 2018 में लिया गया था। जो जीएस पोर्शन है 2017 वाले एग्ज़ाम का, उसके बारे में यहाँ पर उसके प्रीवियस क्वेश्चंस को यहाँ पर मैंने इंक्लूड करा हुआ है। स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर देख लेते हैं। स्वतंत्रता से पूर्व के दिनों में प्रारंभ में किसने संविधान निर्मात्री सभा का विचार प्रस्तुत किया था? ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। यहाँ पर जैसा कि हमको पता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। ऑप्शन नंबर ए है M.N. राय, ऑप्शन नंबर बी B.R. अम्बेडकर, ऑप्शन नंबर सी एनी बेसेंट और ऑप्शन नंबर डी है जवाहरलाल नेहरू। यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा M.N. राय। M.N. राय के बारे में हम थोड़ा सा यहाँ डिटेल देख लेते हैं कि भारत में संविधान सभा के गठन का विचार वर्ष 1934 में पहली बार M.N. राय ने प्रस्तुत किया था। राय भारत में वामपंथी आंदोलन के प्रखर नेता थे। 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने घोषणा की कि स्वतंत्र भारत के संविधान का निर्माण वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी गई संविधान सभा द्वारा किया जाएगा और इसमें कोई भी बाहरी हस्तक्षेप नहीं होगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आपके कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके बहुत ज़्यादा आएंगे। संविधान को आप बहुत अच्छे से पढ़ लें, जितना पढ़ सकते हैं आप उतना पढ़ लें, और साथ ही प्रीवियस क्वेश्चंस को आप सॉल्व करते चले जाएं, जिससे कि आइडिया होगा कि क्वेश्चंस किस तरह के आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पर देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है?
कर्नाटक का प्रथम युद्ध 1946 टू 48, कर्नाटक का द्वितीय युद्ध 1792-52, कर्नाटक का तृतीय युद्ध 1758 टू 63 एंड पानीपत का तृतीय युद्ध 1761। यहाँ पर हमें बताना है कौन सा सही रूप से सुमेलित नहीं है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है वो अनमैच्ड है, ये यहाँ पर रॉन्ग पेयर दिया गया है। कर्नाटक का जो सेकेंड वॉर हुआ था वो 1749 से 1754 के बीच में हुआ था। यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक दिया गया है, मीन्स हिस्ट्री से भी काफ़ी डीप क्वेश्चंस आ रहे हैं, हिस्ट्री पर भी आपको फोकस करना है और तो ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। बाकी ये सारे ऑप्शंस आपके राइट दे रखे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। लीलावती के लेखक थे ऑप्शन नंबर ए महावीराचार्य, हेमचंद्राचार्य, भास्कराचार्य या कालकाचार्य। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भास्कराचार्य। भास्कराचार्य ने लीलावती नाम की एक बुक को लिखा था और जो कि ज्योतिष से रिलेटेड हम कह सकते हैं, गणित और खगोल शास्त्र पर बेस्ड था। और लीलावती नाम इन्होंने अपनी पुत्री के नाम पर इस बुक का नाम लीलावती इन्होंने दिया था। और इसकी रचना कब की गई थी? 1071 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। वाराणसी को निम्नलिखित में से किसने अपनी द्वितीय राजधानी बनाया था? अजातशत्रु, कालाशोक, महापद्मानंद और शिशुनाग। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा अजातशत्रु। अजातशत्रु ने वाराणसी को अपनी द्वितीय राजधानी बनाई थी। यहाँ पर इसको थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं। बिंबिसार के पुत्र अजातशत्रु ने मगध की राजधानी अपने पिता की हत्या करके प्राप्त की थी और अपनी द्वितीय राजधानी वाराणसी को बनाया था। अपने पिता के समान ही उसने भी साम्राज्य विस्तार की नीति को अपनाया और साम्राज्य की सीमाओं को चरमोत्कर्ष पर पहुंचाया था। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि अजातशत्रु ने वाराणसी को अपनी द्वितीय राजधानी बनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। एका आंदोलन से रिलेटेड है। क्योंकि ये यूपीपीएससी का एग्ज़ाम है इसलिए यूपी के बारे में भी आप प्रॉपर पढ़ के जाएँ। मैं कोशिश करूँगी कि यूपी पर भी मैं वीडियो जल्दी लाऊँ। यूपी के जितने भी पॉइंट्स हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन रिलेटेड पॉइंट्स हैं, लाइक यहाँ का क्षेत्रफल कितना है और क्या चीज़ें हैं, किस चीज़ के लिए कौन सा डिस्ट्रिक्ट फेमस है, उस पर भी मैं बहुत जल्दी वीडियो अपलोड करूँगी। सो यहाँ पर एका आंदोलन से भी क्वेश्चन लिया गया है। एका आंदोलन का प्रारंभ किया गया था ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र के किसानों के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी बंगाल के किसानों के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी पंजाब के किसानों के द्वारा और ऑप्शन नंबर डी उत्तर प्रदेश के हरदोई, बाराबंकी एवं अन्य स्थानों के किसानों के द्वारा। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश के हरदोई, बाराबंकी और अन्य स्थानों के किसानों के द्वारा। मीन्स एका आंदोलन जो है वो यूपी से रिलेटेड है। क्यों ये आंदोलन किया गया था? लगान काफ़ी ज़्यादा इनसे वसूला जाने लगा था, इसलिए उसके बढ़ती लगान दर के विरोध में किसानों ने ये आंदोलन किया था, एका आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। भारत के राज्यों में प्रस्तावित आणविक शक्ति केंद्रों से संबंधित निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? यहाँ पर एक पेयर दिया गया है जिसको देख लेते हैं। जैतापुर महाराष्ट्र, मीठीविटी गुजरात, हरिपुर हरियाणा और कोवड्डा आंध्र प्रदेश। यहाँ पर ये सभी सही रूप से सुमेलित है, सिर्फ ऑप्शन सी को छोड़कर, क्योंकि हरिपुर हरियाणा में नहीं है, वेस्ट बंगाल में है। वेस्ट बंगाल के भी मेदिनीपुर में ये स्थित है और जिसको कि रूस के रसिया के सहयोग से स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप अपने लवण पटल संसाधनों के लिए जाना जाता है? आइल ऑफ मैन, सेंट मार्टिन द्वीप, नॉरफॉक द्वीप और परासल द्वीप। यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सेंट मार्टिन द्वीप, जो कि उत्तर पूर्वी कैरेबियन सागर में स्थित है और इसको 1493 में कोलंबस के द्वारा खोजा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी ब्रंश नदी से होकर प्रवाहित होती है? तापी, कृष्णा, महानदी और गोदावरी। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा तापी नदी। मौलिक अधिकारों की अवधारणा ली गई है यूएसए के संविधान से, कनाडा के संविधान से, ब्रिटेन के संविधान से और रूस के संविधान से।
तो मौलिक अधिकारों की अवधारणा जो है वो यूएसए के संविधान से ली गई है। यहाँ पर थोड़ा सा हम डिटेल में देख लेते हैं। संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकारों का विवरण है और मौलिक अधिकारों की अवधारणा को यूएसए के संविधान से लिया गया है और संविधान के पार्ट 3 को भारत का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। मूल अधिकारों को यह नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि इन्हें संविधान द्वारा गारंटी एवं सुरक्षा प्रदान की गई है जो राष्ट्र कानून का मूल सिद्धांत है और ये मूल इसलिए भी हैं क्योंकि ये व्यक्ति के बहुमुखी विकास के लिए आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। भारत का राष्ट्रपति चुना जाता है लोकसभा के द्वारा, राज्यसभा के द्वारा, संसद सदस्यों के द्वारा और संसद एवं राज्य विधानसभाओं के सदस्यों के द्वारा। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा संसद, ऑप्शन नंबर डी, संसद एवं राज्य विधानसभाओं के सदस्यों के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। यहाँ हम देख रहे हैं कि पॉलिटिकल साइंस से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस हैं, खास करके संविधान से ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं। सो कॉन्स्टिट्यूशन को आप बहुत ही अच्छे से पढ़ें, बहुत ही डिटेल में पढ़ें। यहाँ हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों का गठन करने के लिए निर्देशित करता है? अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 48 एंड अनुच्छेद 51। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 40 जो है वो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विषय जनसंख्या एवं मानव समुदायों के महत्वपूर्ण आंकड़ों के अध्ययन से संबंधित है? पारिस्थितिकी विज्ञान, आनुवांशिकी, जनांकिकी और वायरस विज्ञान। तो यहाँ पर बिल्कुल हमें नाम से ही पता चल रहा है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। जनसंख्या से रिलेटेड क्या हो जाएगा? जनांकिनी। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। 31 अक्टूबर 2017 को विश्व बैंक के द्वारा प्रकाशित कारोबार सुगमता रिपोर्ट में भारत को किस स्थान पर रखा गया था? 130, 120, 110 या 100? तो इसका ऑप्शन नंबर डी 100 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसे 15वें वित्त आयोग का अध्यक्ष नामित किया गया है? एन.के. सिंह, शशिकांत दास, अशोक लबासा और वाई.वी. रेड्डी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एन.के. सिंह। इनके बारे में थोड़ा सा हम डिटेल देख लेते हैं। 27 नवंबर 2017 को 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में योजना आयोग के पूर्व सदस्य एन.के. सिंह को नियुक्त किया गया। केंद्र सरकार के पूर्व सचिव शशिकांत दास और जॉर्ज टाउन विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डॉक्टर अनूप सिंह आयोग के अन्य सदस्य होंगे। ये 2017 की बात कही गई है, वहाँ का करंट डेटा से क्वेश्चन आया हुआ था। इस समय भी आप इस तरह करंट अफेयर पर ध्यान में रखें, करंट अफेयर्स की वीडियोस को आप देखते रहें, न्यूज़पेपर रीडिंग आप करते रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उद्दीपक फसल है? गेहूँ, मक्का, अरहर और चाय। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी है चाय, इसको उद्दीपक फसल कहा जाता है। उद्दीपक फसल क्या होता है? जिस उद्दीपक फसल के अंतर्गत तंबाकू, चाय, कॉफ़ी, अफीम आदि आता है। गेहूँ रबी फसल हो जाता है, मक्का जायद की फसल हो जाती है, अरहर दलहनी हो जाती है। मीन्स जो चाय, कॉफ़ी, तंबाकू इस तरह की जो चीज़ें हैं उसको हम उद्दीपक फसल में रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान का बकरियों पर शोध का केंद्रीय संस्थान स्थित है? भरतपुर में, मखदूम मथुरा में, बीकानेर में या फिर अलीगढ़ में? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मखदूम में, मथुरा में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। किसान दिवस मनाया जाता है 23 अक्टूबर, 23 नवंबर, 23 दिसंबर और 23 सितंबर।
यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 23 दिसंबर को किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है। कब से मनाया जाता है? और ये क्यों मनाया जाता है, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। किसान दिवस भारत के पूर्व प्रधानमंत्री और किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह की जयंती 23 दिसंबर को मनाया जाता है। मीन्स 23 दिसंबर को भारत के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती होती है, उसी दिन को किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है। 28 जुलाई 1979 से 14 जनवरी 1980 तक इन्होंने देश के प्रधानमंत्री के रूप में देश की सेवा की और इस छोटे से कार्यकाल में भी उन्होंने गांवों और किसानों को प्राथमिकता में रखकर बजट को बनाया था और किसानों के जीवन में सुधार के लिए कई नीतियां इन्होंने स्टार्ट की थी। इसलिए इन्हीं के जन्म दिवस को हम किसान दिवस के रूप में मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। भारतवर्ष में प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना की गई थी 1970, 1972, 1974 और 1976। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 1974। यहाँ पर इसको थोड़ा सा हम डिटेल कर लेते हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने कृषि के प्रसार के लिए भारतवर्ष में प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र पायलट आधार पर तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय कोयम्बटूर के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन पुडुचेरी में 1974 में इसको स्थापित किया गया था। मतलब पहला जो कृषि विज्ञान केंद्र है वो 1974 में पांडुचेरी, जिसको कि अब पुडुचेरी कहा जाता है, वहाँ पर इसको स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी महिला भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान थी जब टीम ने नवंबर 2017 में एशिया कप को जीता था? रानी रामपाल, नवजोत कौर, सविता पुनिया और दीप ग्रेस। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रानी रामपाल ने 2017 में हॉकी टीम की महिला हॉकी टीम की ये कैप्टन थी। यहाँ हम देख रहे हैं कि इस ईयर से रिलेटेड क्वेश्चंस काफ़ी सारे आ रहे हैं। 2017 का ही ये पेपर है और 2017 से रिलेटेड यहाँ पर अब तक हमने 3-4 क्वेश्चंस को देख लिया। सो आपको यहाँ पर पिछले 1 साल का करंट अफेयर आपको पूरा पता होना चाहिए। पिछले 1 साल की सारी छोटी बड़ी घटनाओं को आप ध्यान में रखें, उससे क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। 7 नवंबर 2017 को सफल उड़ान परीक्षण किए गए निर्भय प्रक्षेपास्त्र के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? यह 1000 किमी की मारक सीमा तक नाभिकीय मुखाशास्त्र को पहुंचा सकता है। यह जमीनी आक्रमण वाला क्रूज प्रक्षेपास्त्र है। यह पाकिस्तान के बाबर प्रक्षेपास्त्र का प्रभावी प्रत्युत्तर है और यह एक पराध्वनिक प्रक्षेपास्त्र है। यहाँ पर नीचे कोडिंग दिया गया है। यहाँ पर कोडिंग वाले क्वेश्चंस भी इसमें आ रहे हैं। यहाँ हम देख सकते हैं 4 कोडिंग ऑप्शन दिए गए हैं। यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। मीन्स ऑप्शन नंबर 1, 2 और 3 जो है वो सही है। मीन्स ये जो निर्भय प्रक्षेपास्त्र है, निर्भय जो कि 2017 में इसको प्रॉपर इसको टेस्ट करके बनाया गया था। ये 1000 किलोमीटर तक की मारक क्षमता रखता है, ज़मीनी आक्रमण वाला क्रूज प्रक्षेपास्त्र है और ये पाकिस्तान द्वारा बनाए गए बाबर का ये एक तरह से उसका उत्तर ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। हाल के समाचारों में चर्चित ओखी क्या है? चक्रवाती तूफान जो कि नवंबर 2017 में भारत के तट से टकराया। एक फिल्म जिसे नवंबर 2017 में गोवा में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में स्वर्ण मयूर पुरस्कार प्रदान किया गया। वह स्थान जहां नवंबर 2017 में बांग्लादेश में एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप आयोजित की गई और डोकलाम क्षेत्र का वह निकटतम स्थान जहां पे चीनी सेना तैनात है। यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए,
मीन्स ओखी क्या है, चक्रवाती तूफान है जो कि नवंबर में यूपी से भारत के तट से टकराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश के कुल शहरी स्थानीय निकायों की संख्या जिनके लिए उत्तर प्रदेश में नवंबर 2017 में चुनाव संपन्न हुए हैं। ऑप्शन नंबर ए 653, ऑप्शन बी 652, ऑप्शन सी 651 और ऑप्शन नंबर डी 650। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 652। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। भारत के प्रथम अंतरिक्ष उपग्रह आर्यभट्ट को डिज़ाइन करने वाले वैज्ञानिक जिनका हाल में ही निधन हुआ था उनका नाम है, मीन्स आर्यभट्ट को जिन्होंने डिज़ाइन किया था उनका नाम है प्रोफेसर U.R. राव, प्रोफेसर यशपाल, प्रोफेसर C.N.R. राव और डॉक्टर A.S. किरण कुमार। यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्रोफेसर U.R. राव। इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं कि भारत के प्रथम अंतरिक्ष उपग्रह, भारत का जो पहला सैटेलाइट बनाया गया था वो आर्यभट्ट है। इसको प्रोफेसर U.R. राव के द्वारा डिज़ाइन किया गया था और इनको इसके लिए 1976 में पद्म भूषण और 2017 में पद्म विभूषण से इनको सम्मानित किया गया था। इनका देहांत 24 जुलाई 2017 को हुआ था। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया मिशन इंद्रधनुष कार्यक्रम किससे संबंधित है? बच्चों की शिक्षा से संबंधित है, बच्चों के टीकाकरण से रिलेटेड, सामाजिक उत्थान से रिलेटेड या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि इंद्रधनुष जो है वो बच्चों के टीकाकरण से रिलेटेड है। और इसको कब लाया गया था इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं। भारत सरकार के केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया एक मिशन इंद्रधनुष का संबंध बच्चों के टीकाकरण से है। इंद्रधनुष के 7 रंगों के समान इस मिशन इंद्रधनुष का मुख्य उद्देश्य सन 2020 तक उन सभी बच्चों का टीकाकरण करना है जिन्हें टीके नहीं लग पाए थे या जिन्हें 7 तरह की बीमारियों को रोकने वाले टीके सही तरह से नहीं लगे थे। इस मिशन को 25 दिसंबर 2014 को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा सुशासन दिवस के अवसर पर लॉन्च किया गया था। 25 दिसंबर को क्या होता है? हमारे भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिवस होता है। उसी दिन इस मिशन को लॉन्च किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। समान फोकस दूरी वाले कांच के 2 लेंस जिनमें से एक उत्तल तथा दूसरा अवतल लेंस है एक दूसरे से सटाकर रखे गए हैं। आगे हम अपसारी लेंस की भांति, कांच के समतल चादर की भांति या फिर दर्पण की भांति। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा कि जब उत्तल और अवतल लेंस को सटाकर रखा जाता है तो यह अभिसारी लेंस की तरह ये हो जाता है। अब इसको हम देख लेते हैं थोड़ा सा डिटेल में। सामान्य फोकस दूरी वाले कांच के 2 लेंस जिनमें कि एक उत्तल है और दूसरा अवतल है एक दूसरे से सटाकर रखे जाएंगे तो इसका व्यवहार एक समतल चादर की तरह होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा पेयर सही से सुमेलित नहीं है? यहाँ पर यौगिक दिया गया है, यहाँ पर उसका क्लासिफिकेशन दिया गया है। सैक्रीन कार्बोहाइड्रेट, एड्रेनलिन हार्मोन, थायमीन विटामिन, कैरेटीन प्रोटीन। यहाँ पर हम देखते हैं कि कैरेटीन जो है वो प्रोटीन से रिलेटेड है, ये बिल्कुल राइट है। थायमीन भी विटामिन से रिलेटेड है, ये भी सही है। एड्रेनिल ये एक तरह का हार्मोन है, ये भी सही है। ये हमें कुछ सही नहीं लग रहा है। सैक्रीन कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड नहीं है। राइट आंसर हम देख लेते हैं। राइट आंसर यहाँ पर ए दिया गया है, मीन्स जो सैक्रीन है वो कार्बोहाइड्रेट का ये क्लासिफिकेशन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। 13 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 51 है और इसमें से सबसे बड़ी विषम संख्या क्या होगी? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दे रखे हुए हैं, 61, 63, 67 और 69। यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 63 होगा। थोड़ा सा यहाँ पर कैलकुलेशन करना पड़ेगा।
यहाँ पर इस तरह से थोड़ा सा कैलकुलेशन भी किया हुआ है, जिससे कि राइट आंसर आया है 63। मैथ से भी आपके क्वेश्चंस होंगे, मैथ से भी यहाँ पर 5 क्वेश्चंस दे रखे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। 1.8 मीटर लंबी एक ऊर्ध्वाधर छड़ जमीन से 45 सेमी की परछाई निरूपित करती है। उसी समय 6 मीटर ऊंचे एक स्तंभ की परछाई की लंबाई होगी। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसका कि राइट आंसर हो जाएगा 1.5 मीटर। ये इसका कैलकुलेशन हो जाएगा। कैलकुलेशन यहाँ पर दे रखा हुआ है, आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पे देखते हैं। एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 8 सेंटीमीटर है। इसका क्षेत्रफल बराबर होगा 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, 32 सेमी स्क्वायर, 16√2 सेमी स्क्वायर या फिर 16√3 सेमी स्क्वायर। यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कैलकुलेशन पार्ट को आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। और यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 30। जब संख्या n को 6 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 4 प्राप्त होता है। 3n को 6 से विभाजित करने पर शेषफल प्राप्त होगा ऑप्शन नंबर ए 3, ऑप्शन नंबर बी 2, ऑप्शन नंबर सी 1, ऑप्शन नंबर डी 0। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। यहाँ पर 0 जो है वो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर कैलकुलेशन पार्ट को आप देख सकते हैं वीडियो को पॉज करके। यहाँ पर मैथ्स के आपके 3 से 4 क्वेश्चंस आपके मैथ से आ रहे हैं, तो मैथ्स पर भी आपको प्रॉपर फोकस करना है। करंट अफेयर से रिलेटेड ज़्यादातर क्वेश्चंस आ रहे हैं, संविधान से रिलेटेड ज़्यादातर क्वेश्चन हमने देखे, हिस्ट्री से रिलेटेड हमने 3 से 4 क्वेश्चंस हमने हिस्ट्री से रिलेटेड यहाँ पर देखे हैं। ज्योग्राफी के क्वेश्चंस हमने 1 से 2 क्वेश्चंस यहाँ पर देखे। सो इसी के अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी को जारी रखें। प्रीवियस पेपर में 30 क्वेश्चंस आए थे, लेकिन इस बार आपके एग्ज़ाम में 40 क्वेश्चंस इस पर बेस्ड होंगे। सो आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, प्रीवियस पेपर का आइडिया आपको हो गया होगा। सो आज की वीडियो को मैं यहीं तक रखती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम 2015 में हुए एग्ज़ाम के प्रीवियस पेपर को डिस्कस करेंगे। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।